गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा था मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि मोशन को चेंज फोर्स कैसे करता है और उसको कैसे मेजर किया जाए, मेजर करने का तरीका और वो किस तरीके से चेंज करता है, यानी एक्सीलरेशन, मोशन में चेंज मीन्स एक्सीलरेशन और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। इसी के साथ हमने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि मोमेंटम किस तरीके से वेलोसिटी एंड मास पे डिपेंड करता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। For every action, there is equal and opposite reaction। न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ही छोटा सा सिंपल सी डेफिनेशन सबको आती है, परंतु ये डेफिनेशन इतनी छोटी बनाई हुई है कि इसको गहराई में जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो एक छोटा सा एक तरीके से फॉर्मूले टाइप हो गई, तो बहुत ही छोटी है, बहुत एब्रिविएटेड है। इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना हम इसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के गाल पे थप्पड़ मारी तो ये भाई क्या हुआ, एक्शन हो गया, तो उसने खींच के वापस उसको मार दी कि रिएक्शन हो गया। ये एक्शन और रिएक्शन का मतलब ही नहीं है। या कई दफे हम कहते हैं कि भाई एक गाल पे थप्पड़ मारी तो दूसरा गाल सामने कर दो, हमने रिएक्शन ऐसी दी। ये एक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स नहीं है। फिजिक्स में एक्शन रिएक्शन का अर्थ ही अलग है। और इक्वल एंड अपोजिट, इसका भी क्या मतलब है ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। बच्चों डिटेल में जाए इससे पहले आपको फोर्स की डेफिनेशन वापस याद करनी पड़ेगी कि फोर्स की डेफिनेशन क्या थी। फोर्स की डेफिनेशन याद करो कि फोर्स कहता था कि यह पुल और पुश है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब इंटरेक्शन करता है तो ये रिजल्ट्स में आता है। यानी बिना इंटरेक्शन के दो ऑब्जेक्ट जब तक इंटरेक्ट नहीं होंगे, वो इंटरेक्ट दूरी से भी हो सकते हैं तो वो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस भी हो सकते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी हो सकते हैं, वो पुल भी हो सकता है, वो पुश भी हो सकता है, परंतु इंटरेक्शन हर बार होगा। तो ये इंटरेक्शन शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरेक्शन जो वर्ड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब इंटरेक्शन की बात समझ में आएगी तो ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। इंटरेक्शन की पहली बात, ऑब्जेक्ट कितने चाहिए? दो। एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट डाले तो ऑब्जेक्ट चाहिए दो। फिर एक दूसरे को प्रभावित करेगा, दूसरा पहले को प्रभावित करेगा। यानी जो फोर्सेज जो लगे, पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और दूसरे ने पहले पे लगाया, यानी फोर्सेज जो जनरेट हुए वो किसमें हुए? पेयर में जनरेट हुए। तो हम जो ये शब्द काम में ले रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन, हमें सबसे ये एक्शन और रिएक्शन का अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है कि ये क्या एक्शन है और क्या रिएक्शन है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि फोर्स किस नेचर का होता है। जब फोर्स की नेचर हमें पता चलेगी तो हम कहेंगे कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है या एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो नंबर वन, फोर्स हमेशा पेयर में ही जनरेट होता है। फोर्स कभी अकेला नहीं होता कि हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया और वह कभी फोर्स एक ही हो गया कि हमने लगा दिया, नहीं, वह बॉडी वापस हम पे उतना का उतना फोर्स लगाएगी। तो फोर्स हमेशा पेयर में होता है। नंबर वन, फोर्स होता है पेयर में। नंबर टू, एक एग्जांपल कीजिए, आप दो स्प्रिंग लीजिए, दो स्प्रिंग लीजिए और एक दीवार पे एक स्प्रिंग को मान लो आपने यूं बांध दिया, लगा दिया, फिर इससे दूसरी स्प्रिंग बांध दी और फिर इसको आप जो है खींचो, इसको खींचो, दोनों स्प्रिंग है खींचेगी। दोनों की यदि आप रीडिंग देखते हो तो रीडिंग सेम आएगी। यानी आपने जो फोर्स लगाया वो दोनों पे सेम आया। क्यों आया? कि आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर, आपने इसको खींचा तो ये इस साइड में खींची, ठीक है। और फिर इस स्प्रिंग ने क्या किया,
कि फोर्स लगाया इस स्प्रिंग पे, तो ये स्प्रिंग आगे खींची, ये स्प्रिंग जो है दीवार को अपनी ओर खींचती है, यानी दोनों में बराबर बराबर मात्रा में, इक्वल अमाउंट में फोर्स जनरेट हुआ, यानी हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अपना प्रभाव डालेगा। ये हाथ जो है ये इस स्प्रिंग पे प्रभाव डालेगा, ये स्प्रिंग हाथ को अपनी ओर खींचेगी, ये स्प्रिंग इस स्प्रिंग को खींचेगी, ये स्प्रिंग इस स्प्रिंग को खींचेगी, ये स्प्रिंग दीवार को खींचेगी, दीवार इस स्प्रिंग को खींचेगी, यानी हमेशा फोर्स जनरेट होगा वो पेयर में होगा और उसका अमाउंट जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तीसरा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा, दोनों पेयर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है और डायरेक्शन जो उनकी होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। जैसे ग्राउंड के ऊपर मान लीजिए मैं कोई एक ये वेट रख देता हूं, ये ठीक है, ये वेट, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड को प्रेस करेगा, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को प्रेस करेगा तो ये ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक उसी समय ग्राउंड वापस उसको ऊपर की ओर प्रेस करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड के ऊपर जो है एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड के ऊपर इस तरह से दी, तो ग्राउंड ने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से दी। अब ये जो एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं, यानी एक पेयर फोर्सेज हो रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड को प्रेस किया, ग्राउंड ने ऑब्जेक्ट को वापस उतना अपोजिट दिशा में फोर्स लगाया। ये पेयर फोर्सेज जो है डायरेक्शन हमेशा इनकी उल्टी होती है, अपोजिट होती है। इसको हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्सेज लगते हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये सारा डिटेल में कुछ 9th के कोर्स का है, बाकी 11th में ज्यादा कोर्स में है। परंतु अभी हमारा यही है कि जो पेयर्ड फोर्सेज है ये मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, कभी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते कि ये एक्शन और रिएक्शन, यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही दोनों ये पेयर्ड फोर्स लग गए। पेयर्ड फोर्सेज जो है हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब बात आती है कि पेयर्ड फोर्सेज जब इक्वल एंड अपोजिट है, पेयर्ड फोर्सेज जब इक्वल एंड अपोजिट है तो जो नेट फोर्स है क्या वो है, जीरो है। हमने न्यूटन सेकंड लॉ में भी पढ़ा था, थोड़ा फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक से अधिक फोर्सेज लगते हैं तो हम उनका नेट फोर्स निकालते हैं। जब नेट फोर्स निकालते हैं तो एक साइड में जितने फोर्स लग रहे हैं दूसरी साइड में जितने लग रहे हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और लार्जर जो फोर्सेज जिस दिशा में शो होता है उधर उनकी डायरेक्शन शो कर देते हैं। तो ये जो पेयर्ड फोर्सेज है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड डायरेक्शन में अपोजिट है, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है और हमने देखा बुक स्थिर है, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, और हमने ये भी कहा कि बुक ने टेबल के ऊपर फोर्स लगाया और टेबल ने बुक के ऊपर फोर्स लगाया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। और चूंकि हमें दिख रही है कि बुक स्टेशनरी है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि बुक के ऊपर लगने वाले फोर्सेज जो है नेट फोर्स जीरो हो गया, इसलिए बुक में कोई जो है मोशन नहीं हुई, बुक अपनी जगह पड़ी है रेस्ट पे। ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते कि जो नेट फोर्स निकालते थे हम वो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डिफरेंट फोर्सेस लगते थे उससे निकालते थे। जैसे एक ऑब्जेक्ट को ये है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लगता था और दूसरा फोर्स ऐसा लगता था, ये जैसे F1 था और ये F2 था, तब हम इसका नेट फोर्स निकालते थे कि F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाएंगे। परंतु यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ग्राउंड लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स और ऑब्जेक्ट लगा रहा है ग्राउंड के ऊपर फोर्स। यहां जिन पे फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए हम इनका नेट फोर्स नहीं निकाल सकते कि नेट फोर्स जीरो है। यानी कि ये जो पेयर्ड फोर्सेज है ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं है,
बैलेंस्ड फोर्स कब होता था, जब नेट फोर्स 0 हो जाता था। दो इक्वल एंड अपोजिट, ये F1 और F2 दोनों के बराबर होते थे तो ये बैलेंस फोर्स बन जाता था। तो पेयर्ड फोर्सेज जो है ये बैलेंस्ड फोर्सेज नहीं है। अब क्यों नहीं है, कोई वाई पूछ ले, बैलेंस फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, एक मिसकंसेप्शन आता है कॉज एंड इफेक्ट। हम लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि किसी भी काम के लिए पहले कारण होता है फिर उसका प्रभाव पड़ता है। यानी एक्शन रिएक्शन को, हम एक्शन को तो मान लेते हैं कारण, ये कॉज है, और इस कॉज के कारण जो रिवर्स में जो है प्रतिक्रिया हुई वो रिएक्शन है। ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको। आप लोग जैसे बोलते हो कि एक आदमी ने दूसरे को थप्पड़ मारा, जो है ठीक है, तो उसने क्या किया, वापस उसको थप्पड़ मारा। यानी एक्शन क्या हुआ, पहले वाले ने जो थप्पड़ मारा तो दूसरे वाले ने बाद में रिएक्शन दिया। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों कि पहले वाले ने जो थप्पड़ मारी और दूसरे वाले ने जो मारी, इसके बीच में टाइम इंटरवल है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले वाला था कारण, कॉज, और इस कॉज की दी गई रिएक्शन जो हो गया इफेक्ट। यानी कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी यहां नहीं लगती है। दोनों पेड जो फोर्सेज है, इन दोनों में कॉज इफेक्ट की थ्योरी नहीं लगेगी, ना ही इनके दोनों के बीच में कोई टाइम इंटरवल होता है। यानी पेड फोर्सेज जो है आपस में सिंक्रोनियस होते हैं, यानी एक ही टाइम में लगते हैं, एक्ट्स एट दी सेम टाइम ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये याद रखना है कि ये सेम टाइम पे लगते हैं, एंड कॉज एंड इफेक्ट का इसके ऊपर लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पहले कॉज हुआ और थोड़ी देर बाद में उसका इफेक्ट हुआ, नहीं, दोनों एक साथ लगते हैं। कॉज इफेक्ट की बात नहीं है। Why? Because no cause and effect, कोई कॉज और इफेक्ट की बात नहीं होती है। नेक्स्ट सेवंथ है कि एक आप लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि एक फुटबॉल का प्लेयर जब किसी फुटबॉल पे किक मारता है तो फुटबॉल बहुत तेज गति से आगे चली जाती है, परंतु प्लेयर के जो पोजीशन होती है उसमें इतना चेंज नहीं आता है। अब भी जैसे हम कह रहे हैं एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, तो जितना फोर्स प्लेयर ने फुटबॉल पे लगाया है उतना ही फोर्स फुटबॉल प्लेयर पे लगा रही है। तो दोनों की जो मोशन में चेंज है, यानी एक्सीलरेशन जो उत्पन्न हो रहा है, सेम होना चाहिए। क्यों कि दोनों के ऊपर फोर्सेज सेम लगे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने पढ़ा सेकंड लॉ में, न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और उसके साथ और भी पढ़ा कि एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी मास यदि ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कम होगा। तो चूंकि इसके अंदर दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में है, बट एक्सीलरेशन जो उनमें उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास अलग अलग है तो एक्सीलरेशन डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यहाँ फोर्स दोनों में सेम है परंतु मास अलग अलग है। तो जो हैवी बॉडी होगी जिसका मास ज्यादा है उसमें एक्सीलरेशन कम होगा। प्लेयर का मास फुटबॉल के मास की तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए प्लेयर के ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ा, परंतु फुटबॉल का मास बहुत कम है इसलिए उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा उत्पन्न हो गया। फोर्स दोनों पे सेम लग रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीजें सारी यदि हमें पता चलती है तो हम कह सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन
अब लास्ट सवाल बचता है कि किसे एक्शन कहें, किसे रिएक्शन कहें, किस चीज को एक्शन कहें और किसको रिएक्शन कहें। इसके लिए फिजिक्स में कुछ भी तय नहीं है, आर्बिट्री है। आप किसी भी फोर्स को एक्शन मान लो, किसी को भी रिएक्शन मान लो। क्यों? कि इनके ये गुण है, दोनों पेयर में है, इक्वल अपोजिट है, सेम टाइम लगते हैं, बैलेंस नहीं है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, और ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज है। तो ये जब चीजें हमें सारी क्लियर हो गई, तब हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन के लिए उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। और हमारे डेली लाइफ के अंदर इसके एग्जांपल्स आपको एक नहीं सैकड़ों मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1, एक स्विमिंग करने के लिए स्विमर जो होता है वो तैरता है, तो वो क्या करता है, वो अपने आसपास के पानी के ऊपर फोर्स लगा के और पानी को पीछे की ओर धक्का देता है, तो वो वाटर जो है वापस उसको आगे की ओर धक्का देता है और वो आगे चला जाता है। आकाश में बर्ड्स जो है उड़ते हैं, वो अपने पंखों से हवा को नीचे की ओर दबाते हैं, वो प्रेस करते हैं, यानी कि नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं पंखों से, तो हवा वापस उनको ऊपर की ओर धक्का देती है और वो ऊपर उड़ते हैं। एक बोट है, खड़ी है बिल्कुल किनारे, एक आदमी उसमें से कूदता है और बाहर की ओर आता है, तो वो बोट थोड़ी पीछे की ओर चली जाती है। क्यों? उसने बोट के ऊपर फोर्स लगाया और बोट ने क्या किया, आदमी पे लगाया, तो आदमी तो कूद के आगे आ गया पर बोट जो है पीछे चली गई। और एग्जांपल ले लीजिए आप, एक बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है, जब किसी गन से बुलेट हम छोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, गन जो है बुलेट के ऊपर आगे की ओर फोर्स लगाती है, इसलिए बुलेट आगे चली जाती है। सेम टाइम में सेम फोर्स बुलेट गन के ऊपर पीछे की साइड में लगाती है, इसलिए हमारे कंधे के ऊपर जो है हमें धक्का महसूस होता है। और एग्जांपल ले लीजिए जो कि सबसे सरल है, शायद आप लोगों के मन में कहीं कोई गलतफहमी हो तो वो भी मैं दूर कर देता हूं। आप लोगों के मन में यह है कि हम रोड पे चलते हैं तो हम अपनी मस्कुलर पावर से चलते हैं। आप जो है रोड के ऊपर जो चलते हो तो उसके अंदर अपना मस्कुलर फोर्स लगा के चलते हो, गलत है। आपका काम केवल एक होता है कि आप रोड को पीछे की ओर धक्का देते हो, बस इतना काम है। आपके मस्कुलर पावर के द्वारा आप क्या करते हो, रोड को पीछे की ओर धक्का देते हो, परंतु जो आप आगे बढ़ रहे हो वो रोड फिर आपको आगे की ओर वापस उतना फोर्स लगाती है और आपको आगे बढ़ने के लिए कहती है, तब आप आगे बढ़ते हो। आपका जो आगे बढ़ने का काम है उसके लिए आपका मस्कुलर फोर्स काम नहीं आ रहा है, आपका मस्कुलर फोर्स काम आ रहा है रोड को पीछे की ओर धक्का देने में। रोड आपको आगे की ओर धक्का देती है। क्यों? कि यदि रोड फ्रिक्शनलेस हो जाए, एकदम स्मूथ हो जाए, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? क्योंकि रोड ने आपके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दिया, आप नहीं बढ़ पाओगे। कहने का मतलब यह है कि ये एक्शन और रिएक्शन की जो एक्टिविटीज है हम अपने जीवन में हमारे चारों ओर हर काम में देखते हैं। और इस चीज को ध्यान रखना कि वो जो ये कई दफे है कि भाई किसी ने किसी के गाल पे थप्पड़ मारा तो ये एक्शन हो गई। एक्शन और रिएक्शन दोनों यही होगी, जितना फोर्स है उसने गाल पे मारा, गाल ने वापस उसी समय रिएक्शन करके उस जो है हाथ को वापस चोट पहुंचा दी, बात बराबर हो गई। अब दूसरे गाल को कहना या दूसरे को मारना, ये सब जो बातें है ना फिजिक्स के लायक नहीं है। फिजिक्स ने उससे इतना कहा, एक आदमी ने यहाँ थप्पड़ मारी, हाथ ने फोर्स लगाया गाल पे, गाल ने तुरंत फोर्स लगा दिया हाथ पे, बात बराबर हो गई। इस गाल का तो दोष ही नहीं है कि रिएक्शन के लिए आप दूसरा गाल कर देते हो, ये तो बहुत ही नॉन लॉजिकल बात हो गई, कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। क्योंकि एक्शन रिएक्शन तो डिफरेंट बॉडीज पे होता है और एक ही टाइम में होता है, और जो बॉडीज एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है उन पे होता है। ये तो बेचारी थर्ड बॉडी होगी, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। चलो ये बातें हुई। तो एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इन प्रॉपर्टीज के साथ होती है, और इनकी सारी प्रॉपर्टीज देखा जाए तो फोर्स की डेफिनेशन जो थी इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, उसके अंदर ही सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो ये यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ पूरा होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं ताकि चीज हमें और क्लियर हो जाए।